हेलो बालक, कैसे हैं आप लोग। रिवीजन चल रहा है राइट, और हमारा एसएम का भी रिवीजन चल रहा है। आपने एसएम के रिवीजन को भी इसी तरह से कवर कर रहे होंगे। और 9 तारीख से हमारा 9 अक्टूबर से हमारा एफएम का भी रिवीजन स्टार्ट होने वाला है राइट। तो आई होप मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे, वो हमने कवर किए थे हमारे लास्ट सेशन में। Now, in this session, we are going to start with our two-sector model. तो केनेजियन थियरी को हम पढ़ रहे थे, और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स फंक्शंस हो सकते हैं हमारे पास नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में, दैट वी हैव अंडरस्टूड. नाउ वी हैव टू सी द टू सेक्टर मॉडल, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन. नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन टू सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो हमने शुरू में कवर किया था, याद होगा आपको। टू सेक्टर मॉडल का सर्कुलर फ्लो हमने शुरू में कवर किया था राइट। जब हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं टू सेक्टर मॉडल में, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं इन जनरल, सो दे आर टू मेथड्स। दो मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो टू मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। पहला जो मेथड है हमारे पास, ये आपका हो जाता है AD&AS अप्रोच। हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS, और AD/AS के बारे में हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। एंड द सेकेंड इज योर लीकेज इंजेक्शन मेथड या अप्रोच। राइट। अब बड़ा सिंपल सा क्या है आस्पेक्ट, जब AD/AS को हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे हम डिटेल में। तो हियर एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। और आप देखोगे फाइनली यू विल बी गेटिंग इन दिस लीकेज इंजेक्शन दैट द लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन। अभी आप देखोगे हाउ इट इज सो राइट। सो देखते हैं हम केनेजियन फ्रेमवर्क में, केनेजियन मॉडल में, हाउ वी कैन डिटरमिन द नेशनल इनकम। करेक्ट। सीधा चले मुद्दे पे। इन केनेजियन फ्रेमवर्क और मॉडल, इक्विलिब्रियम लेवल is the level at which AD is equal to AS, ठीक है। अब जरा गौर करो AD क्या है हमारा। तो हम कहते हैं सर दिस इज बेसिकली आर टोटल स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब कंज्यूमर गुड्स प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों को हम यहाँ ऐड करते हैं, यानी कि AD इज आवर C प्लस I। एंड व्हाट इज AS एग्जैक्टली, तो हम कहते हैं यहाँ हो जाएगा C प्लस सेविंग S, राइट। It means C plus I is equal to C plus S. At equilibrium, AD is going to be equal to AS, and C plus I is going to be equal to CS, and this is what we will get at equilibrium. Now CC cancel हो सकता है, तो it means I is equal to S. Yes or no? इसका क्या मतलब हुआ कि I is equal to S. आप कहते हैं in two sector model, equilibrium level is the level at which our AD is equal to AS. अब जरा देखो इसको, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आपको याद होगा जब हम AD की बात करते थे, AD कर्व हमारा कैसा होता था, याद है आपको AD का कर्व हमारा कैसा होता था। तो AD का कर्व हमारा कुछ इस तरह का होता था। वी हैव इनकम हियर, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, इनकम, एंड वाई पे ले लिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो दिस इज आवर स्पॉन्टेनियस इन्वेस्टमेंट I,
एंड दिस इज आर सी। तो इस तरह से हमारा एडी कर्व जाता था। दिस इज माई एडी कर्व वेर एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एक था ना आइडिया, वेर एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये अपना एडी कर्व था कि सर ये मेरा स्पॉन्टेनियस इन्वेस्टमेंट है, दिस इज माई कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिमांड। अगर हम इसको देखें तो ये मेरा एडी कर्व है। ये मेरा कौन सा कर्व है? ये मेरा एडी कर्व है। तो द एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहीं से हमने क्या देखा? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। याद होगा आपको, देख चुके हैं इस ग्राफ को हम। व्हाट अबाउट द एएस कर्व? एएस कर्व कैसा था? अगर एएस कर्व को आप रिकॉल करो तो एएस में आप लेके आए थे 45 डिग्री लाइन, याद होगा आपको। तो एएस के केस में एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स पे हमारा क्या रह गया? इनकम, एंड वाई पे आता है, चूंकि ये सप्लाई है तो यहां आता है कंजम्पशन एंड सेविंग, कंजम्पशन एंड सेविंग। एंड हियर वी हैड अ 45 डिग्री लाइन। क्या होता है हमारे पास? 45 डिग्री लाइन होता है। एंड दिस इज आर वाई, एंड वाई इज बेसिकली इक्वल टू एस, एंड एस इज बेसिकली इक्वल टू सी प्लस एस, है ना। तो ये मेरा एएस कर्व था, दैट्स अ 45 डिग्री लाइन। एएस कर्व कैसा था हमारा? 45 डिग्री लाइन था। दोनों ही कर्व को हम डिटेल में समझ चुके हैं प्रीवियसली। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट हियर at equilibrium AD is equal to AS, this is what we are trying to say, right? तो अगर हम इसको, हम क्या कहते हैं, ADS हमारे पास दोनों है और हम कहते हैं at equilibrium AD is equal to AS, कहते हैं ना। इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो we can see through this graph. This is your y, this is your x, ठीक है। तो जो मेरा सप्लाई कर्व था, दिस इज माय 45 डिग्री सप्लाई कर्व एएस, है ना। ये मेरा क्या था? एएस था। फर्दर देखो हमारा कंजम्पशन कैसे जाएगा इधर? इट विल गो लाइक दिस, दिस इज माय सी, ठीक है। एंड लेट्स सी फर्दर, दिस इज योर एक्स और ये वाई हो गया। हियर वी हैव सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और हियर वी हैव इनकम और आउटपुट, ठीक है। दोनों का कंबाइंड ग्राफ हम देखने वाले हैं। ये हो गया मेरा आई, हुआ ना। अब दोनों ग्राफ पे नजर रखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इजीली। सो दिस इज आर आई। 45 डिग्री लाइन में, पहले इसको कंप्लीट कर लें। 45 डिग्री लाइन में जो ये मेरा लाइन था, ये क्या बताता है? मेरा वाई। तो दिस इज माई वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये मेरा क्या है? सी प्लस एस है। एंड दिस इज माई सी, राइट, यहाँ देखो। एंड दिस इज माई स्पॉन्टेनियस इन्वेस्टमेंट, यहाँ रहा। तो वेयर विल यू फॉल योर सी प्लस आई? आप कहते हैं सर इट विल गो लाइक दिस, दिस इज माई सी प्लस आई। आ गया ना ये वाला ग्राफ? तो दिस इज माई सी प्लस आई, ओके। फर्दर देखो, अगर हम सेविंग को दिखाएं, यहाँ याद होगा आपको, नीचे से जाता है ये सेविंग का कर्व, याद है ना। तो ये हो गया मेरा सेविंग का, राइट। दिस इज आर 0, दिस इज आर आई। नाउ सी दिस, अगर ये पहला इंटरसेक्शन हम देखें, पहले हम इंटरसेक्शन को ले आते हैं नीचे, फिर हम ये वाला कर्व लेंगे। अगर हम पहला इंटरसेक्शन देखें यहाँ, तो इट विल गो लाइक दिस, और ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज माई y1, ये मेरा क्या हो गया? y1 हो गया। फर्दर देखो, इस पॉइंट से आया नीचे, तो दिस इज माई
व्हाई नॉट? ये है आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है। देन हमने यहाँ से इंटरसेक्ट किया, दिस इज माई y2, दिस इज माई y2, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट लेट्स से A, है ना। अब इसको जरा गौर से देखो कि अगर हम देखें इस पॉइंट को, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, दिस इज माई इक्विलिब्रियम, ये मेरा क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम हो जाता है। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट AD इज इक्वल टू AS। अब AD का जो कर्व है, दैट कर्व इज लीनियर। AD का कर्व क्या है? लीनियर कर्व है, राइट। मतलब है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है, मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सी दैट जो मेरा AD है दैट इज ऑल्सो व्हाट? दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। दूसरी बात जरा गौर करना, जो मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कर्व है दैट इज अ लिटिल बिट फ्लैटर दैन द 45 डिग्री लाइन। ये रहा मेरा 45 डिग्री लाइन, इससे थोड़ा सा फ्लैटर है। तो हम कहते हैं कि जब, इसका मतलब ये हुआ कि जब इनकम इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, बट लेस दैन द इंक्रीज इन द कंजम्पशन, इसीलिए इट इज लेस फ्लैटर दैन द 45 डिग्री लाइन, और इट इज फ्लैटर दैन द 45 डिग्री लाइन, नॉट द लेस फ्लैटर बट इट इज फ्लैटर दैन द 45 डिग्री लाइन। तो ये जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वो पॉइंट है वेयर आर AD इज गोइंग टू बी इक्वल टू AS। मतलब यहां मेरा C प्लस I इज गोइंग टू बी इक्वल टू C प्लस S, है ना। तो यही पॉइंट मेरा किसका पॉइंट है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वेयर S इज गोइंग टू बी इक्वल टू I, जहां S क्या होने वाला है? I के बराबर होने वाला है। तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम। दिस इज माई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम इससे पहले देखें, अगर A पॉइंट पे देखें, इस एरिया में देखें, इस एरिया में वी विल फाइंड दैट कि RC प्लस I जो है हमारा, यहां तक जाएगा, ये इसको यहां तक तो ले जाएंगे ना हम। तो दिस इज ए, in this area we will find that C plus I is greater than C plus S. My demand is greater than my supply, aggregate demand is greater than aggregate supply, और इसी का कन्वर्स आपको B पॉइंट में मिल जाएगा। कहने का मतलब है C plus I is less than C plus S. So this is my AD ना, and this is a linear curve. ये कैसा कर्व है? ये लीनियर कर्व है। तो AD एंड AS के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो आइडिया बड़ा सिंपल है। एट इक्विलिब्रियम AD इज गोइंग टू बी इक्वल टू AS, और C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S। अब बहुत डिटेल में इस चार्ट को अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताना, समझने में इशू हो तो फिर आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। तो अभी क्या करना है हमें? बहुत सिंपल है ये। आपने देखा AD इज इक्वल टू S, दैट यू ऑलरेडी नो। तो आप, मैं अगर फिर से लिखूं, एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू S, हमें पता है ना। अब आगे बढ़ो। नाउ वी नो दैट नाउ सिंस Y इज इक्वल टू C प्लस S, होता है ना, Y इज इक्वल टू C प्लस S, Y is equal to C plus S, that we know Y is equal to C plus S. तो क्या होगा? the NI equilibrium can be further written as, कैसे लिख सकते हैं इसको हम? Y is equal to C plus I. Now since at equilibrium C is equal to A plus BY, याद होगा आपको, and I is I bar, याद है, स्पॉन्टेनियस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट I. तो नाउ Y is equal to C plus I,
इज इक्वल टू सी की जगह ये वैल्यू डालें अगर हम, तो ए प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है, ये y हो गया, बी वाई को इधर ला सकते हैं, y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई। नाउ सी दिस, y को कॉमन लो, y 1 माइनस बी, याद आया 1 माइनस बी क्या था, इज इक्वल टू ए प्लस आई बार, ठीक है। तो y क्या होगा, ए प्लस आई बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी होगा ना। Now this can further be written as 1 upon 1 minus b a plus I bar. Yes or no? Yes. This will be Ry. Now अगर हम c देखें तो c is equal to a plus by is equal to a plus b, y का वैल्यू डालो 1 upon 1 minus b, ठीक है, यहां से y का वैल्यू आ गया a प्लस आई बार, राइट। तो c इज इक्वल टू व्हाट, c इज इक्वल टू a प्लस b अपन 1 माइनस बी a प्लस आई बार होगा ना। तो ये मेरा क्या आ गया, c आ गया। मेरा क्या आ गया, c आ गया। अब इसको हमें ध्यान में रखना है, दिस वी विल बी यूजिंग इन सॉल्विंग व्हाट प्रॉब्लम्स, राइट। सो y का 1 अपन 1 माइनस बी ए प्लस आई बार एंड c इज इक्वल टू ए प्लस बी अपन 1 माइनस बी ए प्लस आई बार, राइट। सो दिस इज योर y एंड c। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं दूसरे मॉडल का, लीकेज इंजेक्शन अप्रोच का। ये हमारा ADS हो गया। सेकेंड इज लीकेज इंजेक्शन अप्रोच। क्या होगा लीकेज इंजेक्शन अप्रोच में, अगर कंक्लूड करना चाहें अभी ही तो हम कहते हैं सर I इज इक्वल टू एस, ठीक है, C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, याद है ना आपको। तो वही I इज इक्वल टू एस इज द लीकेज इंजेक्शन। सो लीकेज का क्या मतलब होता है और इंजेक्शन का क्या मतलब होता है। लीकेज का मतलब हुआ आउटफ्लो ऑफ इनकम, लीकेज का मतलब हुआ आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। अब मान लो जैसे सेविंग है, तो अगर सेविंग होता है ना, तो अगर सेविंग करता है हाउस होल्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्लो से पैसा बाहर निकल गया। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करी जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा डाला गया, यही हुआ ना। सो आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, तो हम कहते हैं लाइक सेविंग्स बाय हाउस होल्ड्स। अगर हाउस होल्ड्स ने सेव किया, इसका मतलब लीकेज है वो, बिकॉज इट मीन्स दैट मनी इज नाउ आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो। तो वो क्या है, लीकेज है। इंजेक्शन का मतलब होता है इनफ्लो इनकम का इन द सर्कुलर फ्लो, इनफ्लो ऑफ इनकम, इनफ्लो ऑफ इनकम टू सर्कुलर फ्लो। यानी कि if there is investment, that is injection, and if there is saving that is leakage, है ना। तो क्या सिचुएशंस होंगे, कि अगर मान लो अब जरा देखो, जैसे कि अभी हमने ADAS अप्रोच में क्या देखा था, ADAS अप्रोच में देखा था हमने कि 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, that AD is greater than AS, AD is less than AS और AD is equal to AS। तो ये अपना आता था इक्विलिब्रियम पे, राइट। लाइकवाइज अगर हम लीकेज इंजेक्शन मॉडल की बात करते हैं, तो लीकेज इंजेक्शन मॉडल में भी हमारे पास 3 सिनेरियोज हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर जो मेरा सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट। सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम हो तो क्या होगा, एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा एट इक्विलिब्रियम। ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है। इसी बात को हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हुआ या सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम हुआ या सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल टू हुआ, तो किस तरह का बिहेवियर हमारे को देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
है ना। तो देखो हमारे पास क्या क्या सिनेरियो पॉसिबल है, उन सिनेरियोज को देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं इफ एस इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो क्या होगा, आप खुद सोचो। अगर सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इज दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हम कहते हैं सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करेगा तो सेविंग तो डिक्रीज करेगा, सेविंग कम होगा। ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कम सेव करेंगे। लेकिन इधर हमारा कंडीशन कह रहा है सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो सेविंग अगर ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो है मेरा कंजम्पशन दैट विल रिड्यूस। यस और नो। तो आप क्या कहते हैं कि सर अगर सेविंग आपका ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो कैसे इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, हाउस होल्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज। ये डिक्रीजेस, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर डिक्रीज हो रहा है तभी तो सेविंग इंक्रीज हो रहा है। सेविंग ज़्यादा नहीं हो सकता अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो चूंकि सेविंग ज़्यादा है, इसका सीधा सीधा इंप्लीकेशन है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फर्दर सोचो कि अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनीज जो गुड्स बेच रही थी दैट इज लेस कंज्यूम्ड, यानी कि सेल विल फॉल। और जब सेल फॉल करता है तो क्या होता है, परिणाम क्या होगा इसका। तो आप कहते हैं कि सर इसका परिणाम ये हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डिक्रीज होने का कि गुड्स एंड सर्विसेज कम बिकेंगी, और जब गुड्स एंड सर्विसेज कम बिकेंगी तो इन्वेंट्री पाइलअप होगा। इन्वेंट्री पाइलअप होगा, इन्वेंट्री जो है मेरा वो बढ़ेगा, क्योंकि बिक ही नहीं रहा है ना। अगर बिक रहा होता तब तो हमारे को दिक्कत नहीं होती, बट बिक नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, सेविंग क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इन्वेंट्री क्या होगा, पाइलअप होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन्वेंट्री पाइलअप होता है तो उस कंडीशन में जो फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो आप क्या बोलोगे सर, कॉमन सेंस की बात है, इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे वो। अगर वो अपने प्रोडक्शन को अभी बढ़ाते हैं तो उनका और ज़्यादा इन्वेंट्री क्या होगा, स्टक होता चला जाएगा और कॉस्ट आता है उसमें। जाहिर सी बात है जितने भी फर्म्स हैं, फर्म्स अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगी, कम करना शुरू कर देंगे, राइट। तो फर्म्स डिक्रीजेस प्रोडक्शन। फर्म्स ने क्या किया, प्रोडक्शन को कम करना शुरू किया, डिक्रीज करना। अब सोचो फर्म का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आउटपुट क्या हुआ, बढ़ा या घटा। आप कहते हैं इसका मतलब ये हो गया सर कि आउटपुट इज डिक्रीजिंग। आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो फैक्टर इनकम पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर फर्म अपना प्रोडक्शन कम कर रही है तो इसका मतलब हो गया फर्म फैक्टर्स का कंजम्पशन कम करेंगी, इसका मतलब है फर्म्स को फैक्टर पेमेंट कम देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाउस होल्ड का इनकम एडवर्सली इंपैक्ट होगा, बिकॉज हाउस होल्ड्स आर प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म्स। लेकिन अगर फर्म ने अपने प्रोडक्शन को ही कम कर दिया है, अगर आउटपुट ही कम हो गया है, इसका मतलब हाउस होल्ड का इनकम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आप क्या कहते हैं कि सर अब क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि हाउस होल्ड्स इनकम डिक्रीजेस। हाउस होल्ड का इनकम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हाउस होल्ड का इनकम डिक्रीज हो रहा है तो नेशनल इनकम क्या होगा। आप कहते हैं सर बताने की बात है क्या इसमें, एनआई विल फॉल। नेशनल इनकम क्या करेगा, फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा। एनआई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सेविंग, यही आपने कहा था ना कि दिस इज लीकेज, सर्कुलर फ्लो से पैसा निकल रहा है अगर सेव हो रहा है तो, एंड इफ इट इज हैपनिंग सो it will impactly reduce the NI. The national income will get reduced because household income will be affected adversely, just because the firms will be reducing their production, because their inventories are being piled up, because the consumption expenditure is decreasing.
तो ये हमारा पहला सिचुएशन हम देख सकते हैं. व्हाट इज आवर सेकंड सिचुएशन? सेकंड सिचुएशन है हमारा इफ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. तो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो क्या होगा, डायरेक्ट बताओ. अब रिलेशन तो आपको पता है कैसे डिड्यूस करना है. सो एन आई विल फॉल और राइज. आप कहते हैं सर एन आई विल राइज. नेशनल इनकम क्या होगा, राइज करेगा अगर सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है. राइट. अब तीसरे सिचुएशन पे आ जाते हैं. एन आई इक्विलिब्रियम वाला. एन आई विल बी इन इक्विलिब्रियम. एन आई विल बी इन इक्विलिब्रियम when intended saving is equal to intended investment. सेविंग किसके बराबर हो जाए, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए. इंटेंडेड सेविंग इज इक्वल टू इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट्स. देखना, इनकम ईदर स्पेंट और सेव्ड, that is y is equal to c plus s, and AD that is aggregate demand is equal to c plus I. ठीक है, y is equal to c plus s, AD is equal to c plus I. So here क्या हो जाएगा, c plus I is equal to c plus s is equal to c plus I और s is equal to I, है ना. So that is at equilibrium. शुरू में ही मैंने बोल दिया था आपको कि I इज इक्वल टू एस, S इज इक्वल टू आई. क्योंकि पहले हम लेते हैं लीकेज को, तो S इज इक्वल टू आई बोल देते हैं. S इज योर लीकेज एंड I इज योर इंजेक्शन. सो एट इक्विलिब्रियम S विल बी इक्वल टू I. तो दिस इज योर लीकेज इंजेक्शन मेथड या अप्रोच, है ना. सिंपल है. अब इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है. नाउ वी हैव अ वेरी स्मॉल टॉपिक. दो चीज़ों को हमें और देखना है. राइट. एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और दूसरी हम बात करते हैं मल्टीप्लायर की. तो पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन. इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, है ना. इसको फटाफट समझ लो. व्हाट वी से हियर, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम is when aggregate demand line intersects the 45-degree line at the level of potential GDP. At the level of potential GDP. A neutral rate, there is no recession and unemployment. न्यूट्रल रेट पे कोई रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा. ऑल्सो देयर इज नो गारंटी, ऑल्सो देयर इज नो गारंटी दैट इक्विलिब्रियम will occur at potential GDP. Potential GDP, level of output, economy can settle at any equilibrium. That is higher or lower the employment equilibrium.
higher or lower the employment equilibrium. तो full employment equilibrium तब होता है, it is when the AD line intersect the 45 degree line at the level of potential GDP, but there is no any guarantee, है ना. हम क्या कहते हैं, also there is no guarantee that the equilibrium will occur at potential GDP level of output. You know, it can settle at any level, है ना. ये किसी भी लेवल पे क्या हो सकता है, सेटल हो सकता है, with that maybe the higher or lower than the employment equilibrium. Further we say, तो इसका conclude कर लेते हैं हम. So Keynesian equilibrium with equality of planned aggregate expenditure and output need not to take place at full employment. So there are chances of inflation and deflation. So this is what we have to do. So Keynesian equilibrium with equality of planned aggregate expenditure and output need not to take place at full employment. So full employment पे ये it won't take place, that is not guaranteed at all. क्या कहा था हमने? There is no guarantee that the equilibrium will occur at the potential GDP level of output. Economy can settle at any equilibrium that may be the higher or lower than the employment equilibrium. So employment equilibrium से कम या ज़्यादा पे इकोनॉमी में सेटल. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर. तो पहले हम देखेंगे, अब नाउ वी विल बी सीइंग द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, एंड वहाँ से यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, राइट. सो लेट्स मूव. तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, राइट. दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं. तो फिर से देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं भाई. एक तो है कि हम कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है जब एडी लाइन इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन एट द लेवल ऑफ पोटेंशियल जीडीपी. बट व्हाट वी सेड, द पोटेंशियल जीडीपी लेवल ऑफ आउटपुट पे ये इंटरसेक्ट करेगा. there is no guarantee that the equilibrium will occur at potential GDP level of output. That is not guaranteed, है ना. So it may settle at any level higher or lower than the equilibrium, employment equilibrium. तो हायर पे भी और लोअर पे भी. और यहीं से दो गैप क्रिएट होते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके पास, डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप. So these are, one is your deflationary gap and another is your inflationary gap. ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप एंड इन्फ्लेशनरी गैप. तो पहला देखते हैं हम डिफ्लेशनरी गैप को. राइट, क्या बोलेंगे, व्हेन एडी लाइन, या ऐसे लिखो इसको, व्हेन एडी इज फॉर amount of output less than the full employment level of output. So when AD is for amount of output less than the full employment level of output, तो हमने कहा दोनों हो सकता है, इट में भी हायर इट में भी लोअर. इट इज लेस दैन, तो फिर आता है देन देयर इज डेफिशिएंट डिमांड. और इसी डेफिशिएंट डिमांड की वजह से और इसी व्हाई इट इज डेफिशिएंट डिमांड, बिकॉज इट इज लेस दैन the full employment level of output. So AD is less than full employment level of output.
तो डेफिशिएंट डिमांड होगा, और इसी डेफिशिएंट डिमांड की वजह से वी विल गेट डिफ्लेशनरी गैप. तो वी सिंपली से दैट deficient demand gives rise to deflationary gap. Gives rise to deflationary gap. इसी को रिसेशन भी कहते हैं. तो इसी गैप को आप रिसेशनरी गैप भी कह सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेशनरी गैप, है ना. कब हो रहा है ये? दिस गैप अराइजेस, this gap arises when equilibrium level of aggregate production, an equilibrium level of aggregate production achieved in the short period fall short of, समझ जाना, fall short of what could be produced at full employment. What could be produced at full employment. तो aggregate production जो है, equilibrium level of aggregate production is achieved in the short period falls short of what could be produced at the full employment. तो हमने ये कहा था कि सिंपल है कि when aggregate demand for amount of output is less than the full employment level of output, then there is the deflationary gap, right? जब लेस होगा तो डिफ्लेशनरी, हायर होगा तो इन्फ्लेशनरी गैप आपको देखने को मिलेगा. हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट, इसका ग्राफ किस तरह से हम बना सकते हैं, जरा ध्यान देना. तो ये आ गया एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट, आपका इनकम, वाई पे रख दो आप अपने एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है, राइट. सो वी हैव 45 डिग्री लाइन हियर, ठीक है, and we have P plus I that will go like this at O, and we have C plus I at 1, ठीक है. अब देखो इस पॉइंट को, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली इंटरसेक्ट इट. यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए नीचे तक, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए नीचे तक. तो दिस इज माई M, दिस इज माई Q पॉइंट, एंड दिस Q इज बेसिकली माई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. ये क्या है मेरा, दिस इज माई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, दिस पॉइंट, ठीक है. तो दिस इज आर G, इसको F बोल दें, एंड दिस इज माई E. नाउ सी दिस, अगर हम इसको देखें तो जो दैट Q इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, Q क्या है हमारा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है ना. तो अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इसको देखते हैं, तो फॉर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड क्या होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए QF. ये मेरा एग्रीगेट डिमांड बता रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड इज QF. तो मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए QF. ये QF एग्रीगेट डिमांड किसके लिए होगा, तो आप कहते हैं सर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में. एट फुल फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम माय एग्रीगेट डिमांड इज QF, ठीक है. फर्दर देखो, अगर हम AD QG पे देखें, तो दिस इज इट, राइट. फुल एग्रीगेट डिमांड इज QF. If you see at QG, then you will see what, deficient demand.
यहाँ आपको क्या दिख रहा है, डेफिशिएंट डिमांड दिख रहा है। तो व्हाट विल हैपन इज कि ये जो बीच का जो गैप क्रिएट हो रहा है आपका, ये जो गैप है, दिस गैप इज बेसिकली डिफ्लेशनरी गैप। कौन सा गैप बन रहा है मेरा, ये बन रहा है मेरा डिफ्लेशनरी गैप। दिस इज आवर डिफ्लेशनरी गैप। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या हो रहा था, क्यू एफ, राइट। अगर हम क्यू जी पे लेके चले तो इसके बीच का जो गैप बन रहा है, दैट गैप इज बेसिकली आर डिफ्लेशनरी गैप। इसी बात को हम कह रहे थे कि दिस गैप अराइजेज व्हेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन अचीव्ड इन द शॉर्ट पीरियड फॉल्स शॉर्ट ऑफ व्हाट कुड बी प्रोड्यूस्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट कुड बी प्रोड्यूस्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, क्यू एफ, एंड व्हाट बीन प्रोड्यूस्ड, क्यू जी। तो व्हाट्स अ गैप देयर, तो उस गैप को हमने क्या कह दिया, डिफ्लेशनरी गैप कह दिया। सो दैट माइट हैपन। हमने क्या कहा था कि इकोनॉमी विल सेटल एट at equilibrium. That is not essential. So one gap is deflationary gap. Second gap is inflationary gap. अब डिफ्लेशनरी गैप का आपने अभी ग्राफ देखा, इन्फ्लेशनरी गैप को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसी को देख लो, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ये मेरा क्या है, आउटपुट, इनकम, इधर आ गया मेरा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। देन वी हैव आवर 45 डिग्री लाइन हियर। तो दिस इज आर ई, यहाँ ई पॉइंट बनेगा, वी विल सी दैट। ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत आएगी। सी प्लस आई एट 1 एंड सी प्लस आई एट O। एंड दिस इज योर, ठीक है। अब जरा गौर करो यहाँ कि वी हैव दिस पॉइंट हियर एंड वी हैव दिस पॉइंट हियर। दिस इज O, दिस इज M, ठीक है। एंड दिस इज माई E, दिस इज G, दिस इज, ठीक है। ठीक है, अब जरा इसको देखो आप गौर से। तो दिस इज माई, द OM is my output or income and ME is my aggregate demand. Here we can see that. So ये जो point है मेरा, this is basically the point A is basically the point of equilibrium, है ना। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा equilibrium है and point A is point of equilibrium. So this is my point of equilibrium and at point of equilibrium we can simply say that ME is equal to OM. यहाँ क्या हो रहा है, why it is point of equilibrium, because ME is equal to what, OM. फर्दर देखो कि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करें इस पर्टिकुलर ग्राफ में, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी एट व्हाट, आपके तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी एट F। इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज एट F। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट F, एट F, ठीक है। तो एट F what is the output here? तो at full employment equilibrium your output is OQ, this is the output. तो output मेरा क्या हो गया, here my output is what? output is OQ. output is OQ. now see this, at this point aggregate demand किसके लिए बन रहा है, QG. तो aggregate demand is QG. तो अब now you can see simply कि a full employment equilibrium at F अगर हम लेते हैं तो my output is OQ, right? And now if you see AD is for, if you see the QG, then we get here the excess demand. क्या मिल जाता है हमें, excess demand मिल जाता है.
तो दिस इज आर एक्सेस डिमांड। ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है हमारा QG और QF पॉइंट के बीच में, दिस गैप इज बेसिकली व्हाट? इन्फ्लेशनरी गैप। दिस गैप इज बेसिकली इन्फ्लेशनरी गैप। अब क्या कहते हैं कि जो मेरा एग्रीगेट डिमांड है, राइट, माई AD for an amount of output, we have output on x-axis, so and AD on y-axis. So my AD for an amount of output, अगर AD is greater than the full employment level of output. अच्छा, full employment level of output मेरा क्या था? तो आप कहते हैं full employment level of output is your at F is your OQ, है ना? ये क्या है? मेरा OQ है, but AD is what? Is greater than that. जरा इसको देखो, आप ऐसे कहते हैं when AD is for an amount of output, AD is for an amount of output greater than the full employment level of output, ज़्यादा है तो then there is excess demand. अभी डिफ्लेशनरी गैप में हमने देखा था कि there is deficient demand, but here we have excess demand. इसी excess demand की वजह से, तो excess demands give rise to कौन सा गैप? Inflationary gap. So here we are getting what? Inflationary gap. ये गैप क्यों आया? तो आपने कहा दिस गैप अराइजेस व्हेन एक्चुअल AD exceeds the level of AD required to establish full employment equilibrium. तो एक्चुअल AD जो है वो क्या कर रहा है? एक्सीड कर जा रहा है, इससे जो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जो हमें AD चाहिए था, तो कितने से एक्सीड कर रहा है? उस गैप को हमने क्या कह दिया? इन्फ्लेशनरी गैप कह दिया. So this is my inflationary gap, right? So these are the two concepts what you have to keep in mind: the deflationary gap and the inflationary gap. चलो अब हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. You will get better understanding then. तो सबसे पहले हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 को. तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम कर चुके थे, ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम प्रीवियसली कर चुके हैं. विल गो टू द इलस्ट्रेशन नंबर 2. क्या कहता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वी हैव टू कैलकुलेट, MPC वी हैव टू कैलकुलेट, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वी हैव टू कैलकुलेट MPC एंड MPS from the following data about an economy which is in equilibrium. Equilibrium में है economy and we have to calculate MPC and MPS. So national income given is 2500. So your Y is given. So Y is equal to 2500. ठीक है? Y is given. Y is equal to 2500. Autonomous consumption expenditure is given 300. Autonomous consumption expenditure is given 300. So autonomous consumption expenditure CIE is equal to 300. That's given. Autonomous है तो बार लगा दिया ऊपर में, constant हो गया. Investment expenditure is 100. So my I is equal to what? 100. So these data is given and we are told to calculate the MPS and MPC. So MPS and MPC हमारे को क्या करना है? इधर कैलकुलेट करना है ना. बहुत सिंपल है अगर देखा जाए तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे? Y इज इक्वल टू C प्लस आई
वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द c। y कितना है हमारा 2500 इज इक्वल टू c प्लस 100, तो c इज इक्वल टू व्हाट 2400, है ना। वैल्यू ऐसे ही है ना। तो 2400 हमारा क्या हो गया, c हो गया। फर्दर हम जानते हैं c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब जरा देखो, c bar is given 300, right, and we have b and we have y is given, y is 2500, and c we have calculate 2400, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू 300 प्लस b इंटू वाई, एंड y इज 2500, है ना। तो क्या हम यहाँ से b कैलकुलेट कर सकते हैं, तो b इज इक्वल टू 2100 डिवाइडेड बाई 2500, 2100 डिवाइडेड बाई 2500, यस और नो, यस। तो ये कितना आ रहा है मेरा, तो दिस इज इक्वल टू 0.84, तो वी गॉट द b। अच्छा b तो हमारे को चाहिए ही था, है ना, बिकॉज व्हाट इज दिस b, व्हाट इज दिस b, याद आया आप लोगों को, MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1, यस और नो, एंड दिस b इज नथिंग बट द MPC। तो आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, आपने MPC कैलकुलेट कर दिया, तो दिस इज आवर आंसर टू द MPC, पहला वाला। देन आफ्टर वी हैव टू गो टू द MPS, कहाँ जाना है, MPS पे जाना है। सो हम क्या बोलेंगे, नाउ हम जानते हैं MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, है ना। तो MPS इज इक्वल टू 1 माइनस b, बिकॉज MPC इज व्हाट b, है ना। व्हाट इज b, 1 माइनस b इज 0.84, तो कितना आ गया 0.16, दिस इज आर MPS, 0.16, दिस इज आर MPS, सिंपल, है ना। यही दो चीज़ें कहा गया था हमसे कैलकुलेट करने को, तो 0.84 एंड 0.16 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखो 0.84 0.16, यही है ना, 0.84 एंड 0.16, दैट्स आवर आंसर। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, सॉरी 2, 1 तो हम पहले कर चुके थे। लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, इकोनॉमी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। कैलकुलेट द नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वी हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, सो वी हैव टू कैलकुलेट वाई, है ना। The autonomous consumption is 100, autonomous consumption is 100, autonomous consumption is 100, y is equal to what, सोल्यूशन है किसका, तीसरे का, y is equal to what, marginal propensity to save MPS is equal to 0.2 and investment expenditure, that is our I, is equal to 200. These are given, y need to be calculated. Now tell me one thing, कि हमारे को MPS गिवन है, तो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन MPS एंड MPC, ये तो हमें पता है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कह सकते हैं, सिंपली y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सबसे पहले y इज इक्वल टू सी प्लस आई इज इक्वल टू सी बार, है ना। ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 का है, प्लस अब देखो MPS इज गिवन 0.2, तो हम जानते हैं MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 एंड MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, है ना, ये तो पता है हमें, राइट। MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS एंड I इज इक्वल टू, एंड C प्लस आई है ना यहाँ, तो ऐसे सोचो y इज इक्वल टू C प्लस आई है, तो हाउ वी कैन राइट इट हियर फर्दर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है कितने का, 100 का, तो हम क्या कहते हैं, C बार प्लस MPC y, याद करो C प्लस बी वाई, MPC इज B, y
प्लस आई, कैन वी से इट और नॉट? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी वाई प्लस आई हो सकता है। सी बार कितना है मेरे पास? 100 प्लस एम पी सी 0.2 है ये, तो एम पी सी हो जाएगा मेरा 0.8, बिकॉज एम पी सी प्लस एम पी एस इज 1 एंड एम पी एस इज गिवन इज 0.2, तो एम पी सी कितना हो गया? 0.8, ये हो गया 0.8 मल्टीप्लाइड टू वाई प्लस, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा 200 का, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू वाई, दैट इज इक्वल टू वाई। तो वाई इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई प्लस 200, 100 प्लस 0.8 वाई प्लस 200, यही होगा ना? स्टेप बाय स्टेप ही करो। तो ये तो हो गया मेरा 300 प्लस 0.8 वाई, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं हम? 0.8 वाई को इस तरफ ले आते हैं, y माइनस 0.8 वाई इज इक्वल टू 300, तो ये हो गया 0.2 वाई इज इक्वल टू 300, तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 300 0.2 1500 1500, and that will be our answer. So answer is what? 1500. देखो कितना सिंपल है, बस रिलेशंस को आपको ध्यान में रखना है ना? रिलेशंस को ध्यान में रखोगे आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। डन। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। कितना है y? 1500, y is 1500. Now I will go to illustration number 4. सोल्यूशन को मैं हाइड कर देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओगे। देखो, सपोज द कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन बाय C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.6 वाई। तो C गिवन है आपका। सोल्यूशन 4 देखो, C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.6 वाई, सो दिस इज गिवन। एंड इन्वेस्टमेंट I इज इक्वल टू 10 प्लस 0.2 वाई and I is equal to 10 plus 0.2 y. What will be the equilibrium level of national income? बताओ, equilibrium level of national income का मतलब क्या हो गया? बोले तो बोलेंगे ना सर y is equal to c plus i, yes or no? तो हम क्या बोलेंगे? y is equal to c plus i is equal to 20 plus 0.6 y plus 10 plus 0.2 y is equal to 30 plus 0.8 y is equal to y. y minus 0.8 y is equal to 30, 0.2 y is equal to 30, y is equal to 150. होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा ना? y is equal to 150. क्या पूछा था हमसे? y पूछा था ना? 150 is our answer. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सवाल है ना? तो y is equal to 150. डन। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। Now let's go to illustration number 5. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, सपोज द कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू 7 प्लस 0.5 वाई। तो C इज इक्वल टू 7 प्लस 0.5 वाई गिवन है। इन्वेस्टमेंट इज 100, I इज इक्वल टू 100 गिवन है। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एंड सेविंग। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन भी निकालने का है और सेविंग देखना है। तो y इज इक्वल टू C प्लस आई, यही हो गया फिर से। तो इज इक्वल टू वाई, सी कितना है मेरा? 7 प्लस 0.5 वाई प्लस 100 आ गया, है ना? इज इक्वल टू वाई, तो वाई माइनस 0.5 वाई इज इक्वल टू 107। तो वाई इज इक्वल टू 107 बाई 0.5। तो 107 बाई 0.5 कितना आ रहा है? 107 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 214। तो 214 ये आ गया। तो दिस इज माई y।
है ना। तो अब हमारे को कंजम्पशन भी निकालने का है और सेविंग भी निकालने का है ना। कंजम्पशन एंड सेविंग भी निकालने का है, तो फिर से सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नाउ क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि 214 इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कितने का था, 100 का था, तो c कितना आ गया, 114 आ गया। तो ये मेरा c आ गया। अब हमें क्या करना है, सेविंग निकालना है। तो हम जानते हैं बाय इक्वेशन, वी नो, क्या जानते हैं हम जानते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस एट इक्विलिब्रियम। अभी y पता है, c पता है, s निकालने का है, तो y कितना है मेरा, तो y इज 214 इज इक्वल टू c कितना निकल के आया 114 प्लस सेविंग इज इक्वल टू 214 माइनस 114 इज इक्वल टू 100। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 चीज ही पूछा था ना हमसे, इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, डन। तो देखो y कितना है, y है मेरा 214, c 114 एंड सेविंग हमारा 100 का है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 5। लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 6। डन। 6 में क्या कह रहा है, देखो 6 में कह रहा है कि कंजम्पशन फंक्शन जो है c इज इक्वल टू 250 प्लस 0.80y। ठीक है, सोल्यूशन किसका, 6 का। तो c इज गिवन 250 प्लस 0.80y एंड i इज गिवन, i इज इक्वल टू 300। कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल पे आप y, c एंड s को फाइंड आउट करो। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रीवियसली सॉल्व किया, कर लोगे आराम से। क्या बोलोगे, इसमें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 250 प्लस 0.80y प्लस 300 आ गया, 250 300, 550 प्लस 0.8y इज इक्वल टू y, तो 0.2y इज इक्वल टू 550। सो y इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाय 0.2। कितना आ गया ये आ गया y इज इक्वल टू 2750। ये आ गया मेरा, तो y आ गया। अभी फिर किसको जाना है, c को जाना है ना। तो क्या बोल देंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अच्छा, c कितना है मेरा, y कितना है मेरा 2750 प्लस, है ना, i कितना है, कंजम्पशन निकाल लेते हैं, प्लस i कितना है 300। तो c इज इक्वल टू 2750 माइनस 300 इज इक्वल टू 2450। आ गया c। इसके बाद कह रहा है सेविंग। अब सेविंग निकालेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो y कितना है मेरा 2750 इज इक्वल टू 2450 प्लस s, है ना। तो s इज इक्वल टू 2750 माइनस 2450 इज इक्वल टू 300। इज आवर आंसर। निकल गया, सिंपल है, सेम क्वेश्चन है। तो इधर, अच्छा इधर सॉल्यूशन में इन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये वाला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें, आंसर विल बी सेम, 2750 2450 300, है ना। ये सिंपल है, इसी को ध्यान में रखना है, इसी के थ्रू हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो 7 पे। 7 में क्या कह रहा है, देखो, इफ सेविंग फंक्शन इज लाइक दिस, तो इधर करते हैं, यहाँ जो सेविंग फंक्शन है दैट इज गिवन -10 प्लस 0.2y एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट I is 50 crores. I is 50 crores. Find out the equilibrium level of income consumption, and if investment increases permanently by 5 crores, what will be the new level of income and consumption? So we have to calculate income and consumption. Income and consumption calculate करना है पहले 50 करोड़ पे, और फिर ये कह रहा है सेकंड केस में कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा 5 करोड़ से, बाय 5 करोड़ बोल रहा है। तो नया इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 55 करोड़ का हो जाएगा। तो पहले हमें 50 करोड़ पे कैलकुलेट करना है, और फिर हमें क्या करना है, 55 करोड़ पे कैलकुलेट कर लेना है ना। तो एक बार बताओ, एट इक्विलिब्रियम लेवल क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा क्या हो जाता है, हम क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम
S इज इक्वल टू आई होता है ना, समझ गए आप, y निकल जाएगा आपका सीधा। इसका मतलब क्या हुआ, -10, -10 है क्या, हाँ -10 प्लस 0.2y इज इक्वल टू 50 करोड़ हो जाएगा ना। इसका मतलब 0.2y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 60 अपन 0.2 इज इक्वल टू 300। तो y निकल गया मेरा, कितना है y, 300 करोड़ है ना। y कितना आ गया, 300 करोड़ मेरा क्या आ गया, y आ गया। आप कह रहे हैं कंजम्पशन भी निकालो, कंजम्पशन भी निकालो, है ना। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y 300 इज इक्वल टू सी प्लस आई कितना है 50 करोड़, तो c इज इक्वल टू 250 करोड़, तो c भी आ गया। अब ये पहला सिनेरियो था। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 50 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 5 करोड़, सॉरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 5 करोड़, कितने से बढ़ा रहे हैं 5 करोड़ से, तो न्यू आई इज इक्वल टू 55 करोड़। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, सारे कैलकुलेशंस करने होंगे फिर से। तो क्या बोल देंगे, एस इज इक्वल टू आई -10 प्लस 0.2y इज इक्वल टू 55, y इज इक्वल टू 65 अपन 0.2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 325, इस पर y कितना आ गया 325 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चलते हैं, 325 आ गया। अब हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सेम मेथड पे चले जाएंगे। 325 इज इक्वल टू सी प्लस, इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, इस बार इन्वेस्टमेंट था 55 का, तो c इज इक्वल टू 325 माइनस 55 मतलब 270, तो 270 का हमारा क्या आ गया, सी कंजम्पशन आ गया। तो वही चीज़ें कैलकुलेट करनी थी ना, तो मैच करो। ये आ गया मेरा 250 करोड़, सी 250 करोड़। सेकंड केस में 325 करोड़ का हमारा इनकम आया, तो आ गया 325 करोड़ और 270 करोड़ का कंजम्पशन आ गया। सो दिस इज योर आंसर, है ना, सिंपल। इसके कॉन्सेप्ट्स बड़े जटिल हैं, थियरी बड़ा जटिल है, बट न्यूमेरिकल्स आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो, इसलिए इतना डिटेल में मैंने कवर किया है। कहीं कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो लेट मी नो, है ना। तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, हमारा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, यहाँ के क्वेश्चंस में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, है ना। डन। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 8, क्या कह रहे हैं, given the empirical consumption function c is equal to 100 plus 0.75y and I is equal to 1000, तो c is equal to क्या given है 100 plus 0.75y, I is equal to 1000, तो इधर सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। c is equal to 100 plus 0.75y and I is equal to 1000, ठीक है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट वुड बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल इनकम। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे को कैलकुलेट करके देना है, एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सेम मेथड से आगे बढ़ोगे, तो y इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, है ना, प्लस 1000 होगा ना। तो ऐसा करते हैं, पहले 100 प्लस 1000, तो 1100 प्लस 0.7y इज इक्वल टू y, तो 0.25y इज इक्वल टू 1100, तो y इज इक्वल टू 1100 बाई 0.25, कितना आ गया, तो y हमारा आ गया 4400, तो 4400, है ना, y कितना आ गया 4400। करेक्ट। नाउ क्या देखना है हमें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, y कितना है 4400 इज इक्वल टू सी प्लस आई कितना है 1000, तो c इज इक्वल टू
3000. This is it. Sorry, 3400. 4400 minus 1000 is 3400. This is your answer, है ना? देखो हाउ सिंपल इट इज. सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही सिंपल मिलेंगे, तो देखना सिंपल मिलेंगे तब जब, है ना, 4400 एंड 3400. अभी ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, बट यू डो नॉट नीड इट, है ना. सिंपली हम क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे. ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. नोट कर लिया होगा. नाउ वी हैव टू सी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अगला टॉपिक क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अभी ये 2 सेक्टर मॉडल का सबसे आखिरी टॉपिक है. इसके बाद आपको 2 सेक्टर में कुछ नहीं करना. तो दिस विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट सेशन. अगले सेशन में इसको कवर करके हम वी विल एंटर इनटू द 3 सेक्टर मॉडल. ठीक है. सो वी स्टॉप हियर टुडे. थॉरली क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा. किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए.